और 13 सदियों में कराची आज भी 22,000 फुट नीचे होने की वजह से सिर्फ एक हस्ती की वजह से महफूज है और सरकार इमामजादा की हस्ती है। कभी यही नहीं कहा कि मैं सज्जादा नशीन हूं। जब यहाँ थोड़ी दूर 100 गज के फासले पर एक मंदिर है जो 10,000 साल पुराना है, क्या वो पहला इंसान बना दिया जिसके दरबार इमामजादा के दाखिले पर पाबंदी आयद की। तारीख गवाह है, जो भी दरबार की आज तक तोसी हुई है, जो भी एक्सकेवेशन हुई है, वो या तो किसी फर्द ने कराई है, किसी इंसान ने कराई है, और गल्ले का कोई रुपया वहां इस्तेमाल नहीं हुआ। मलिक रियाज साहब ने आईकॉन टावर तामीर किया और उन्होंने ही दरबार की तोसी की है। करप्शन हो रही है, अगर हो रही है तो उसकी तहकीकात करने का हक मुझे नहीं है। इदारे बने हुए हैं, दीगर इदारे हैं, नैब है, FIA है और दीगर बहुत सारे इदारे हैं जिनका काम है तहकीकात करना। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन इससे बेनिफिशरी है, कौन इसका और कौन इससे फायदा उठा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं वा पाकिस्तान डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज इंतहाई आम गुफ्तगू करने के लिए मैं बैठा हूँ। जिस मेहमान के साथ मैं बैठा हूँ वो वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिसको गाजी बाबा, जिसको उर्फ़े आम में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहा जाता है, उनके दाखिले पर पाबंदी है। वो दाखिले पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है, आखिर 21 साल उन्होंने दिए हैं, उसका नतीजा ये क्यों मिला है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करूंगा और बहुत सारी कोशिश करूंगा कि अंदर की बातें बाहर ला सकूं। आपका शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। क्यों बैन कर दिया आपको, क्यों दाखिले पर पाबंदी है आपके? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। सबसे पहले रजा शुक्रिया आपका, क्योंकि मैंने मौला की यह हदीस सुन रखी है कि मुसीबत के वक्त दोस्त और दुश्मन दोनों बेनकाब होते हैं। हर तरह का इंसान दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी आता है। 1293वां उर्स आ रहा है गाजी बाबा का। तो आप अंदाजा करें कि 13 सदियां हो जाएंगी। किसी को इख्तियार नहीं है किसी के दाखिले पर मुमानियत करने का या पाबंदी लगाने का। एक सियासी जमात की सरपरस्ती में दरबार पर ना सिर्फ मुगल्लिज़ात गालियां दी, बल्कि उनकी सरपरस्ती में उनको धक्के दिए गए। जब उनको धक्के दिए गए और यहां से धटकारा गया और धकेल कर बाहर निकाला गया, तो किसी ने किसी फोरम पर उस वक्त आवाज बुलंद नहीं की। आवाज बुलंद की लेकिन देर से। मुझसे अब ये रहा नहीं गया। मैंने एक ऑन एयर किया 7 मिनट का क्लिप जिसके मिलियन व्यूज हैं और जिसमें ये मुख्तसर आपको बताऊंगा बात कही कि औकाफ को कोई हक हासिल नहीं है, या किसी लिसानी जमात को, किसी सियासी जमात को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी के अकीदे का अल्ट्रासाउंड करे। यहां थोड़ी दूर 100 गज के फासले पर एक मंदिर है जो 10,000 साल पुराना है। आपको वहां दाखिले पर कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आप कौन है, आपका कौन से फिरके से ताल्लुक है, आप किस फिरके से हैं, आप मुसलमान हैं या मुशरिक हैं। आप कैथीड्रल चले जाएं, आप एथियस्ट चले जाएं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। ये हम एक मुसलमान ही है कि जब कोई अगर दरबार पर दाखिल हो तो उससे पूछा जाता है कि तुम कौन से फिक्र से हो, तुम्हारा अकीदा क्या है। जब मैंने वो आवाज बुलंद की, अक्टूबर को सर्कुलर जारी किया और मुझे तारीख अब्दुल्ला शाह गाजी का वो पहला इंसान बना दिया जिसके दरबार इमामजादा के दाखिले पर पाबंदी आयद की। और उन्होंने उसमें यह कहा कि तमाम इदारों को मेरे मुतालिक मुत्तला कर दिया गया है कि मैं लिसानी फिसादात कराता हूं और मैं अपने आप को सज्जादा नशीन कहता हूं। रजा, मैं आपको ये बता दूं, दूसरी बात का जवाब, सज्जादा नशीन मैंने किसी जगह ऑन रिकॉर्ड है, स्प्लिट सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट में या एक सिटिंग में कहीं नहीं कहा। सरकार इमामजादा के नाम से मैंने एक चैनल खोला है, दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी का, उम्मे बिहा के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर भी कभी यही नहीं कहा कि मैं सज्जादा नशीन हूं। जब मैंने 21 साल से खिदमत की और फी सबीलिल्लाह लोगों को दवा दी, साइकिल पार्क करने वालों से, जूता उतारने वालों से भी ठेका देकर उनसे भी पैसे वसूल किए, और जब मैंने पर पेशेंट 20-20 हजार की लोगों को दवाई दी और लोगों को जब गाजी की जूतियों के सदके अल्लाह ने शिफा दी, तो वो खुद से कहेंगे नहीं कि आप सज्जादा नशीन है। मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा, जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। लेकिन औकात डालिया और उनको अपनी गल्ला परस्ती याद आ गई। उनको ये बात याद आ गई कि शायद मैं उनके गल्लों पर हमला कर रहा हूं। गाजी की जूतियों का सदका मैं लानत भेजता हूं, नाउजुबिल्लाह। मुझे इनसे क्या गर्ज है कि क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, और से कौन वाकिफ नहीं है। अच्छा, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। मुझे ये बताइए निजाम कैसे चलता है। एक मुकद्दस जगह है ये, लोग आना चाहते हैं, उसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि लोग इनके लिए आते हैं। बिल्कुल।
मगर कहीं ना कहीं इंतजामिया के कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर सही, जो पार्किंग के नमद में पैसे जमा कर रहे हैं और फिर जो इस तरह आप बताए जूते जो जूतों का ठेका है, ठेके हैं, तो ये ठेके किस किस किस्म के जरा वो बताइएगा जो मजार के एतराफ में चल रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि सिंध और उसका पैसा कहाँ लगता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बताइएगा। वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? सिंध की धरती पे जितने भी दरबार मज़ारात हैं, आपको पता होगा कि वो औकाफ की सरपरस्ती में है और सिंध का महकमा औकाफ उन पे कब्जा रखता है। मैं कब्जे का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। देखिए, ओन करना बड़ा आसान काम है और कह देना कि हमारी मलकियत में है, लेकिन उसको कायम रखना और उसकी शफाफियत का इम्कान कतई तौर पर यकीन बनाना कि ये इसका हुसूल कैसे जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। और इससे कोई शक नहीं है कि तवील अरसे में इस पे कितनी बार इनकी शफाफियत को चैलेंज किया जा चुका है। जब तक आप बात करते हैं कि ये जो जूतों का ठेका है या चप्पलों का ठेका है या फिर औकाफ के और गल्ले हैं, आप मुझे ये बताइए कि सारा जहान और सारी दुनिया जानती है कि अगर जो कुछ चंदा दरबार से जनरेट होता है, तारीख गवाह है, जो भी दरबार की आज तक तौसी हुई है, जो भी एक्सकेवेशन हुई है, वो या तो किसी फर्द ने कराई है, किसी इंसान ने कराई है और गल्ले का कोई रुपया वहां इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि लोग जो भी रकम देते हैं अतिया की सूरत में या नजराने की सूरत में, वो तो बाबा के नाम पे देते हैं, तो वो फिर कौन लेकर आ रहा है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? फिर इसके बेनिफिशियरी वो लोग हैं जो सामने आना नहीं चाहते। इसके बेनिफिशियरी वही लोग हैं जिन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। इसके बेनिफिशियरी वही लोग हैं कि जो इल्जाम लगाने में तो आगे होते हैं, लेकिन जब उनको मुकदमे में बुलाया जाता है कि तुमने शहजाद अली गाजी पर इल्जाम लगाया, अब आकर पेश हो, तो वो 2 मुकदमों में गायब हो जाते हैं और हाजिर नहीं होते। इसी तरह के और भी तो मुकदमात होंगे, इसी तरह और भी तो लोग हैं जिन्होंने चैलेंजेस किए हैं। अब से नहीं, अरसे दराज तक। नाज़रीन, शायद ये बहुत ही हसास टॉपिक के ऊपर मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। मेरा मकसद गलत नहीं है, आप समझिएगा बात को। मेरा मकसद नेक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिन मुकद्दस हस्तियों के लिए लोग जा रहे हैं, उनके लिए जा रहे हैं, और बीच में जो एक मैं लफ्ज माफिया का इस्तेमाल करना चाहूंगा, मुझे माजरत कीजिएगा अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए। मैं पहले ऊपर भी और नीचे के लोगों से भी, खुदा से भी माफी का तलबगार हूं, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना नहीं चाहता, ना चाहता हूं, ना हिम्मत कर पाता हूं, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को अंदर से मिल रही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आ रही थी, बड़े मामलात थे। तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी बात कि क्या चल रहा है आखिर अंदर, उसके ऊपर लबकुशाई की जाए। इसीलिए डॉक्टर शहजाद हैं। डॉक्टर शहजाद साहब, हॉरिबल चीजें आप इस वक्त मुझे बता रहे हैं। ये मतलब किसी एक आम आदमी जो इधर आते हैं, एक अकीदे के साथ आते हैं, उनके अकीदे का मेरे ख्याल से मजाक है, कहीं ना कहीं उसकी भी तजलील है कि यार वो अपनी नजराने जहाँ पेश कर रहा है, तो आप मुझे बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप बता रहे हैं। आप 21 साल यहाँ पर खिदमत करते रहे, इंपॉर्टेंट आदमी हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब पैसा 1 रुपया इधर मजार पे नहीं लग रहा। जब आप देखें, ये आइकॉन टावर तामीर हुआ है, जब आइकॉन टावर तामीर हुआ है, उसकी डेट्स आप निकाल लें और उसकी डेट्स को दरबार की तौसी की डेट से आप मैच कर लें। मलिक रियाज साहब ने आइकॉन टावर तामीर किया और उन्होंने ही दरबार की तौसी की है। मुझे बताएं, जब मलिक रियाज का फंड इसमें शामिल है, तौसी और तामीर में, मलिक रियाज साहब ने मुकम्मल तौसी, उनकी टाइल्स, उनकी ब्रिक्स, उनकी वॉल्स, उनकी लेबर, यहां तक के अंदर की जो काशीकारी का काम हुआ, जो टाइल्स का, वो भी उनका किया हुआ है। जब वो उनका है तो फिर ये मलिक रियाज साहब से पूछे ना जाकर, या कोई सवाल करे हिम्मत करके, फिर औकाफ का फंड किधर है? वो जो गल्लों से आता था वो किधर है? वो किधर गया? और भी मुझे बताइएगा। देखिए नाज़रीन, बहुत हसास टॉपिक पे, हो सकता है कि शायद ये मेरा आखिरी इंटरव्यू हो, अल्लाह ना करे। मैं बिल्कुल खुला बता रहा हूँ, बड़ी हिम्मत का काम है इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना। इस मुल्क में जहाँ आप कह सकते हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी कह लें, उसका रुझान ज्यादा देखा जाता है, लोग फौरन नाराज हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को जो अकीदत लेकर आते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उससे थोड़ा पर्दा उठा रहा हूं सिर्फ, और कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा ही पर्दा उठा सकूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि उसके बाद मेरे पर जल जाएंगे, और शायद पर ही नहीं, मैं ही जल जाऊं। डॉक्टर साहब, माहाना कितना फंड यहाँ से जमा होता था नजरानों की सूरत में, या लोग जो आते हैं ठेकों की सूरत में, तमाम
जो बाबा गाजी बाबा के लिए आते हैं लोग, जो देते हैं, चाहे बैरून मुल्क से आ रहे हो, दुनिया भर से आ रहे हो, तो एक महीने का थोड़ा एस्टिमेट मुझे बताइएगा कि वो कितना होता था, सालाना कितना होता है? देखिए रजा, मैं आपको इसकी कोई हतमी कोई फिगर इसलिए नहीं बता सकता, एक आइडिया हो जाए ना हमें, क्योंकि मेरा औकाफ से ना कभी कोई ताल्लुक रहा है और ना मैं इनसे ताल्लुक रखना पसंद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाजी की जूतियों का सदका है कि अल्लाह पाक ने मुझे औकाफ से दूर रखा हुआ है। मेरी पाबंदी की आपके सवाल के जवाब में वजह भी यही है कि मेरा औकाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं इनके हलक में हड्डी इसलिए था क्योंकि मैं फी सबीलिल्लाह खिदमत करता हूं और मैंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, जबकि औकाफ ने लोगों से 20 रुपए चप्पल वाले ने लिए और बाइक खड़ी करने के 30 और 50 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। और ये प्रॉपर ठेके हैं, जब तक हर साल जिसकी बोली लगती है जो कि करोड़ों में जाती है, और जब ये बोली लगती है उसमें ठेके दिए जाते हैं। आप मुझे बताएं, मुझे कोई अंदाजा नहीं, ना मैं आपको कोई फिगर दे सकता हूं कि गल्ले से कितना बरामद होता है, लेकिन जितना भी बरामद होता है उसका रेवेन्यू लाखों में नहीं करोड़ों में, करोड़ों में, और जो सालाना आता है। और यही नहीं, दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी के अलावा और भी दरबार है। आप अगर कलंदर पाक चले जाएं, 72 गद्दियां हैं भाई साहब वहां पर। अच्छा। कलंदर पाक पर, और हर एक कहने पर वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने आप को से ज्यादा नशीन कहता हूं, जो कि मैंने कभी नहीं कहा। आप कलंदर पाक चले जाएं, 72 लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि हम उनकी औलाद से हैं और हम गद्दी नशीन क्लेम करते हैं। उनका गल्ला कहां जाता है? आप इसी तरह दाता साहब चले जाएं, वहां का पंजाब जनरेट करके रेवेन्यू समेट लेता है, सिवाय एक पीर मेहर अली शाह साहब और एक बर्री इमाम सरकार। ये दो दरबार ऐसे हैं कि जिनका औकाफ का जिनका कब्जा नहीं है। अभी रिसेंटली जो दूसरा कदीम तरीन बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद की धरती पे दरबार है, हजरत सैयदा रुकैया अल मारूफ बीबी पाक दामन लाहौर। अभी रिसेंटली आपके इल्म में होगा, लास्ट मंथ वहां की करप्शन पंजाब हुकूमत ने रिवील की है और उस पे भी मुकदमे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं। तो ये बाकायदा वो हिडन हैंड्स हैं, ये हिडन टेक्सचर्स हैं जो पीछे बिहाइंड रह के औकाफ के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें औकाफ के लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं। देखिए, मैं किसी पे बराह रास्त इल्जाम नहीं लगा रहा, और बराह रास्त मतलब करप्शन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुकदमा अदालतों में भी है, अदालतों में भी है और चल रही है। एक तो मुझ पर चल रही है, एक तो मुझ पर चल रही है, जिसके मुकदमे में 2 दफा ये लोग पेश नहीं हुए। औकाफ वाले, आप ये बात कह दीजिएगा, औकाफ में मुकदमा किया और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई औकाफ में मुकदमा कर सके। इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरा पर्सनल नाम, मेरा पर्सनल एड्रेस, मेरे बीवी बच्चों का फोन नंबर इनके ऑन एयर करने की वजह से लिसानी और सियासी जमाती तंजीमों के जो अफराद थे वो मेरे बच्चों का स्कूल पीछा करते आए, मेरी गाड़ी का पीछा किया उन्हें, मेरे बच्चों को घर बैठकर इम्तिहान देने पड़े। मैं गुजरा हूं स्ट्रेस से, मैं गुजरा हूं जिस ट्रॉमा से मैं जानता हूं। अल्लाह ना करे रजा किसी के बच्चों को घर बैठकर इम्तिहान देना पड़े और दूसरों के बच्चों को यूनिफॉर्म पहने वो स्कूल जाता देखें। अल्लाह ना करे कि किसी की बीवी को कॉल करके कोई मां बहन की गालियां दे और कहे कि हम तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा देंगे और हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा गया। मैंने तमाम इदारों को लेटर लिखे और उनको इनके इक़दाम कत्ल से आगाह किया। हुकूमत ने 3 बार मुझे सिक्योरिटी दी और तीनों बार वापस ले ली। हुकूमत भी इससे आगाह है, इदारे भी इससे आगाह है और उनकी नॉलेज में लाया जा चुका है। जो मेरा केस फॉरवर्ड कर रही हैं वो एडवोकेट सैफी अली खान है और उन्होंने बाकायदा यह बात की है कि अगर मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचा या मुझ पर कोई कातिलाना अब हमला हुआ, क्योंकि 3 कातिलाना हमले मुझ पर हो चुके हैं। कैसे, कहां? 2007 में, फिर 13 में और फिर अभी 2018 में एक हमला हुआ था। तो 2018 में हुआ वो सबसे करीब था, जो दरबार के बिल्कुल सामने हुआ था। गोली चली थी और वो गोली, उसकी जो गन थी वो जैम हो गई थी और उसके बाद वो दरबार पर ही लोगों ने उसे पकड़ा और उसको मारा और पीटा और उसके बाद तकरीबन 250 लोग FIR कटाने मेरे साथ थाने गए। और जब वहां गए, उनके उस वक्त के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनका मुझे नाम इस वक्त याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल वहां ये उस वक्त की रिपोर्ट भी दर्ज है और मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 में बिल्कुल दरबार के सामने हुआ था और उसको पकड़ा गया। उसके बाद फिर उनकी पूरी फैमिली आई थी। उन्होंने कहा, फिर इनके लोकल थाने से भी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि इस बात को मजीद ना बढ़ाया जाए और उनको माफ कर दिया जाए। और फिर मैं ये भी बता दूं कि वो एक सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आए थे और वो इनडायरेक्टली मुझे ये धमका रहे थे कि आप ये मुकदमा ना करें और इसको वापस ले लें, हम माफी मांगते हैं वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे मेरे मुखलिसों ने कहा कि भाईजान आप इस गंदगी गिलाजत में ना पड़े और बेहतर इनको माफ कर दें, जाने दें, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो इसकी गिलाजत का तो मुझे 22 साल से 21 साल से अंदाजा है
कि जिस गलाजत में आवाज हक बुलंद करना और गलाजत में खड़े होकर उसको पाक करना। रजा, मैं इस तरफ आऊंगा कि दरबार की आपने जब हमने आइकॉन टावर की बात की थी, मैं इससे पहले आपको ले जाऊंगा 2003, 2004, 2005 पर ले जाऊंगा। औकाफ वाले ही मेरे पास चलकर आए थे, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनके नाम ले दूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो नाम ले चुका हूं और इस मुकदमे में उनके नाम है। उन्होंने कहा भाईजान ये दरबार इस वक्त खंडरात में तब्दील हो रहा है, और वो लोग जब ये इंटरव्यू देखेंगे उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, मैं उनकी इज्जत यहां भी रख रहा हूं। उन्होंने कहा भाईजान ये खंडरात में तब्दील हो रहे हैं, और मैंने फिर इस दरबार की तोसी और तामीर शुरू की। सबसे पहले दरबार की मस्जिद की पहली ईंट मैंने रखी, और जहां लोग बैठकर चर्च और अफीम पिया करते थे उनको वहां से हटाया, और वो दौर था सैयद मुस्तफा कमाल का, कि जिसके दौर में ये तोसी हुई। मैं क्रेडिट दूंगा यहां सैयद मुस्तफा कमाल को और इशरतुल इबाद को, उस वक्त के गवर्नर को, जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए कि वो आए, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने कहा भाईजान आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, और उन्होंने उस वक्त की माफिया को यहां से रिमूव किया और उस वक्त के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर तक को सस्पेंड किया, यहां पर उस वक्त तक के मैनेजर को भी सस्पेंड किया, और ये कहा कि भाईजान जिस तरह आप बना रहे हैं दरबार बनाए। उनकी सरपरस्ती में, उस वक्त की हुकूमत की सरपरस्ती में, मैंने शेख बाबा का दरबार, औकाफ को यह भी बड़ी फिक्र है कि मेरे पास वो आर्काइव भी मौजूद हैं। ये समझते हैं उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की आर्काइव भी मेरे पास मौजूद है जो मैंने सैफी अली खान को दी हुई है। तो शेख बाबा, चश्मा मुबारक, वहां की टाइल्स, वहां की तोसी और पहली मस्जिद की तामीर, ये ईंट भी मेरे हाथ की रखी हुई, जिसमें औकाफ का कोई रुपया थोड़ा सा हमें ये भी समझाएं, एक आम आदमी को समझाएं डॉक्टर शहजाद। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखें, एक औकाफ है जो सरकार के मातहत है, ठीक है, और उसके अंदर इंतजामात, वो जितनी भी दरगाहें हैं और मुकद्दस मुकामात हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई जाती है, ठीक है। फिर जो गद्दी नशीन है ये सरकार के अंडर नहीं आ रहे, इनकी क्या हैसियत, स्टेटस होता है किसी भी मजार या दरगाह या दरबार को चलाने के लिए? थोड़ा सा एक आम आदमी के लिए हमें बताएं कि ये क्या सिलसिला होता है, किस तरह ये चीजें चलती हैं। आपने इतना अच्छा सवाल किया है ना कि मुमकिन है कि अगर आपके इस सवाल का जवाब इनकी समझ में आ जाए ना, तो पूरे सेगमेंट का हरफ आखिर समझ में आ जाएगा लोगों को। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि औकाफ अपने झूठ में खुद फंस गया है, और वो ये कि उन्होंने कहा मैं सज्जादा नशीन हूं। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह गाजी का कोई सज्जादा नशीन है ही नहीं, 1293 बरस से। लीजिए उनकी बात की वजाहत हो गई। सैयद अबू अल उस्मान अल हजवेरी अल गजनी दाता गंज बख्श, उनके दरबार का कोई सज्जादा नशीन नहीं है, ये भी सुन लीजिए। इसी तरह बर्री इमाम सरकार का भी सज्जादा नशीन नहीं है। हाँ, जो क्लेम करते हैं वो गलत क्लेम करते हैं। एक आम आदमी जानना चाहता है सज्जादा नशीन की डेफिनेशन, तो उसको क्या बताएंगे? सज्जादा नशीन, सज्जादा अरबी का लफ्ज है, इसको कहते हैं जानमाज या पढ़ने की जगह। पुराने जमाने में जब लोग किसी सिलसिले से बैत होते थे, फॉर एग्जाम्पल कादरिया है, चिश्तिया, निजामिया, सुरवर्दिया है, वैसिया है, कलंदरिया है, तो उनकी जो हैसियत के बुजुर्ग थे वो उस जानमाज पर बैठकर मुरीदों से गुफ्तगू, उनके दरमियान में बाहमी रब्तो रबाब और जो उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ करता था या उनको बैत किया करते थे, तो उस मुसल्ले पर बैठकर करते थे। जिस तरह सरकार ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी तो मिंबर था, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा होते थे, आज भी वो मिंबर है। तो ये एक रिवायत चली आ रही थी, तो इसलिए उस सज्जाद, उस मिंबर पर बैठने के बाद, उनकी विसाल के बाद उनकी औलाद बैठा करती थी और लोगों के मसले मसाइल हल किया करती थी। ये हर्फ उस जुबान से हर्फ आम हुआ कि जो उनके विसाल के बाद उनकी औलाद उनकी गद्दी पर बराजमान हुआ करती थी, नशीन हुआ करती थी, उसे सज्जादा नशीन कहते हैं। तो आप कैसे सज्जादा नशीन होगा? मैं सज्जादा नशीन हूं ही नहीं, लोगों ने अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहा कि भाईजान आप सज्जादा नशीन है। आपने हमसे पैसे नहीं लिए, आपने हमें दवा दी, आपने हमें हाजिरी का तरीका बताया, आपने हमें बताया न्याज किस तरह देते हैं, ये सब औकाफ ने नहीं बताया, ये सब औकाफ की जिम्मेदारियों में शामिल है। आप कब अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के साथ एसोसिएट हुए या बचपन से, क्या सिलसिला, आपकी कनेक्टिविटी कब से मिलना शुरू हुई गाजी बाबा? मेरे जो एंसेस्ट हैं उनका शजरा सरकार इमामजादा अब्दुल्ला शाह गाजी से, सीधी सी बात है। तो मेरे साथ तो ये इनहेरिटेंस थी, और उसका सबूत ये है कि जो मेरे मामू हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अख्तर खान अल मारूफ नौशद भाई, वो हजरत बर्री इमाम सरकार पर हुआ करते थे। सेम खिदमत वही बर्री इमाम सरकार पर फी सबीलिल्लाह फरमाया करते थे। पाकिस्तान के जय्यद होम्योपैथिक फिजिशियंस इस वक्त जो विसाल कर चुके हैं, उनकी औलादें
उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो मेरे अंदर उनको फीस सबिलिल्लाह खिदमत करते देखे ये जज्बा हमेशा से गोद में था, क्योंकि मैंने 14 इयर्स उनकी गोद में गुजारे। बचपन से तमाम रेमेडीज, पेशेंट्स का इंटरैक्ट होना उनसे सीखा, और सबसे बढ़कर उनका वो दस्ते शफकत सीखा कि मरीजों को दिलासा और हौसला किस तरह दिया जाता है। और मैंने जब आकर दरबार वापस मैं पाकिस्तान आया, तो मैंने कब आए पाकिस्तान? 2000 में वापस आया हूं पाकिस्तान। 2001 से जब मैं दरबार वापस आया, और मैंने गाजी बाबा से जो बचपन से मेरी मोहब्बत मेरी घुट्टी में डाली गई थी, मैंने देखा कि किस तरह दरबार पर लोगों से नजराने वसूल किए जाते हैं। गले के अलावा तावीज़े मुबारक के ऊपर टोपियां रख के लोगों से कहा जाता है इसमें न्याज डालो, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। मैं ये हैरत ज़दा था कि बजाय ये कि उनको ये बताया जाता नमाज पढ़ो, दुआ करो और फिर गाजी बाबा से वसीला तलब करके अल्लाह से तलब करो, बजाय उनको ये बताया जाता उनसे न्याज के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। गले में बाकायदा इस वक्त दरबार पर आप जाकर देखेंगे लोहे के 13 बॉक्सेस हैं, 13 बॉक्सेस, और उन पर लिखा है बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, और एक बॉक्स तो बिल्कुल गाजी बाबा के तावीज के साथ जोड़ दिया गया है कि इस बात का यकीन किया गया है। लेकिन 13 में से एक मकाम पे भी किसी एक शख्स को आप खड़ा नहीं देखेंगे तो ये बताए भाई तेरा वजू है कि नहीं है, भाई तू गाजी बाबा से दुआ कर, अल्लाह से लौ लगा, नमाज पढ़ और दुआ कर, तेरे लिए आसानी होगी। दरबार पर आप किसी की एक रहनुमाई औकाफ की सरपरस्ती में नहीं देखेंगे आप। हाँ, जब कभी धक्के दिए गए तो औकाफ ने लिसानी जमाल की सरपरस्ती इख्तियार की, उनको धक्के देके इख्तियार किए गए। इल्जाम लगा रहे हैं ना औकाफ पे। देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसका आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर शहजाद, फिर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? इल्जाम इसलिए नहीं लगा रहा हूं, मैं तो इल्जाम शुरू से नहीं लगाया, मैं अपने इल्जाम पर लगे हुए को डिफेंड कर रहा हूं। सज्जादा नशीन का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, औकाफ ने लगाया। मेरे बच्चों को वो अदालत गए, अदालत गया हूं मैं, ठीक है, मैं गया हूं अदालत, अदालत का रुख मैंने किया है। इन्होंने सर्कुलर 3 अक्टूबर को इशू किया कि मैं सज्जादा नशीन हूं। इल्जाम तो रजा इन्होंने लगाया ना मेरे ऊपर। मैंने 21 साल सिर्फ खिदमत की। जब मेरी रिस्पेक्ट को, मेरी एडिफिकेशन को, मेरी इखलाकियात को चैलेंज किया गया और मुझे यह कहा गया कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं, अच्छा अदालत जाना पड़ा। किस सन से किस सन तक पूरे मामला आप देख रहे थे, मतलब उसकी तफसीलात बताएं। अच्छा, 2001 से जब से मैं दरबार पर हूं उस वक्त भी मेरा औकाफ से कोई लेना देना नहीं था, ना मैं इनके गले में इन्वॉल्व था और ना मैं यहां से जो कलेक्शन होती थी उसमें इन्वॉल्व था। हाँ, मैं दरबार पर, मेरा ताल्लुक सिर्फ मरीजों की हद तक था। दरबार पर शब बारात, शब कदर, गाजी बाबा के उर्स के इंतजामात में गाजी बाबा की शहादत का बयान, मेरा इसके अलावा और कोई चौथा गर्जी वो मैं देखता था। हाँ, वो इससे अलावा और कुछ था भी नहीं। अरसे से देखते रहे ये 21 बरस से। आज ये पहला उर्स होगा जब मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ओके, अब जरा तफसील बताएं फिर, आप कहां से कैसे कैसे किस साजिश का हिस्सा बने, आपके खिलाफ बनी और वो आप पीछे होते रहे और आज आप मुकम्मल तौर पे बाहर हैं, हम छत पे बैठे हुए और पीछे गाजी बाबा का मजार है। 2003-2004 से जब मैं खिदमत करता था और औकाफ वाले आए, उन्होंने कहा कि भाईजान आप दरबार की तौसीह करें, तो मैंने मस्जिद बनाई, दोनों दरबार पक्के किए, यहाँ सीढ़ी बनाई। गाजी बाबा के चश्मे मुबारक तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, पहली सीढ़ी तामीर करके उसे मेन एंट्रेंस से कनेक्ट किया, मैंने किया। इसके और भी बहुत सारे राज हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ लुब्बे लुबाब बता रहा हूं। उसके बाद 2004-2006 में जब औकाफ को अंदाजा हुआ कि लोग मुझे सज्जादा नशीन कहने लगे हैं और लोग ये कहते हैं कि भाईजान आप ही इस दरबार के इंचार्ज हैं, तो ये मुझे धकेलते धकेलते चश्मे मुबारक से पार्किंग लॉट में लाए। इन्होंने कहा अब आप पार्किंग लॉट में खड़े हो जाएं। मैं जब तक दरबार की दीवारें भी नहीं थी, मैं जब से दरबार की सीढ़ी पर हूं, और उसकी आर्काइव्स मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए शेयर कर दूंगा ताकि आपकी एविडेंस हो जाए, क्योंकि औकाफ के पास वो इमेजेस नहीं है। आर्काइव क्या हैं? वो जो दरबार की जब तौसीह हो रही थी, जब ओरिजिनल पहाड़ी थी, जब ये बनी नहीं थी, जब चश्मे मुबारक अपनी रॉ फॉर्म में था, जब पहाड़ी पर पत्थर और अजदहे और सांप हुआ करते थे, उस वक्त की आर्काइव्स मेरे पास मौजूद है। मैं आपको वो तस्वीर भी शेयर करूंगा जो इस वक्त शायद ही किसी के पास हो, जब समंदर गाजी बाबा की कदमबूसी के लिए आया करता था। 1942 का एक रेयर इमेज है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं और पता नहीं वो आपका इंटरव्यू वो नशर कर सके ना कर सके, क्योंकि उसमें गाजी बाबा की पुरानी आर्काइव है जिसमें मौला अबू अल फजल अब्बास अलमदार का अलम पाक भी लगा हुआ है जो 19। अच्छा, बड़े बड़े सियासतदान आते होंगे, उस वक्त आपकी मुलाकातें रही हैं किसी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में शुरू में कहा
कि दरबार इमामजादा सबकी जगह है। यहाँ हर सियासतदान आता है, हर रेस से आते हैं, क्रीड और रिलीजन से आते हैं। यकीन करें मैं 21 बरस से हूं, मैंने मुसलमानों को इतनी ताजीम और तमीज से सलाम करते नहीं देखा जितना मैंने हिंदुओं को और सिखों को और क्रिश्चियंस को देखा। वजह उसकी ये थी क्योंकि उनको वजू करना नहीं आता, उनको हमारी सोसाइटी के रिलीजियस नॉर्म्स नहीं पता। जितनी अकीदत से वो हम मुसलमानों के हाथ से न्याज लेते थे और 100 बार सजदे करके कहते थे कि सरकार इमामजादा का प्रसाद है, तो मुझे हैरत होती थी कि नॉन मुस्लिम्स किस तरह गाजी बाबा की ताजीम करते हैं और हम मुसलमान नहीं करते। उन्हीं लोगों में दुनिया भर से लोग आते थे। एरन एक नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी 2013 में उनको विजिट मैंने कराया। जिस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, उसने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी पे जाके ऑन एयर किया अपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से। उसकी सारी डिटेल्स और एडिटिंग मेरे हाथ की हुई है। उन लोगों में मैंने क्या रिकॉर्ड किया था, क्या बताया था, नशर क्या किया था? उसने ये नशर किया था कि मैंने ऊषा को एक रिक्वेस्ट की है सैंपल के तौर पर कि मुझे दे कि गाजी बाबा के वादी मेहरान का दरबार के साथ जितना भी पानी खोदा जाए वो खारा होता है। ये क्या वजह है कि सरकार इमामजादा का 1293 बरस से जो पानी जारी है वो मीठा कैसे है? तो ऊषा ने कहा था कि एक वाहिद ये पानी है जो कि कंटेमिनेशन फ्री है और ये इट इज वेरी क्लोज टू मिनरल वाटर। लेकिन और कितने ही नहीं और पानी जो सैंपल्स हासिल किए वो खा रहे थे। लेकिन गाजी बाबा, ये बात एक मुशरिक को, एक ज्यू को, माजरत के साथ क्योंकि वो ज्यू था, एरन नाम ज्यू का है, उसको यह हैरत थी कि सारा जो एक यहाँ की जियोग्राफिकल आर्काइव्स में पानी खा रहा है लेकिन सरकार का पानी मीठा है। उसको ये बात ने बड़ा इंस्पायर किया। फिर वो मेरे साथ जब दरबार गया, उसने देखा कि गाजी बाबा की जो पहाड़ी जहां आपने इबादत फरमाई वो बिल्कुल इस तरह महफूज है कि उसकी जो वॉल सीलिंग है वो आया था जून जुलाई में, जब मतलब स्ट्रॉन्चिंग हीट थी। और उसको मैंने कहा गाजी बाबा का मुआवजा देखना चाहते हो तो देखो पहाड़ की जो जितनी भी गर्मी होगी आप अंदर आएंगे, जो उसकी सीलिंग रूफ है वो बर्फ की तरह ठंडी मिलेगी। और उसको ये बात बहुत हैरत हुई क्योंकि वहां से गाजी बाबा की जो नीचे की दहलीज है उसका रास्ता जो है तकरीबन 15 गज है, क्योंकि असल लहद तो नीचे है, ऊपर से बंद है लेकिन वो नीचे है। उसको इस बात ने बड़ा इंस्पायर किया और उसने फिर जाके उस पर ऑन एयर भी किया था। उन लोगों में बहुत सारे लोग आज तक आते हैं जो उस वक्त के पुराने लोगों में थे, जिनको मैं नाम लेना चाहूंगा। उसमें सैयद मुस्तफा कमाल था। मैं उसकी ब्रिलियंस की बात यहां करूंगा क्योंकि एक गरीब परस्त, एक हक परस्त और एक सच बोलने वाला इंसान था। कल भी था, आज भी और रहेगा। मेरे उससे पर्सनल जो भी मामलात हैं वो डिफरेंट है, वो अपनी जगह, लेकिन मैं जो बात हक और सच है उसको बोलना चाहिए। उस जमाने में भी मोटरसाइकिल पर आता था और कमाल मोटरसाइकिल पर उस जमाने में आया करता था और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आते थे। डॉक्टर सगीर अहमद भी उस वक्त भी मोटरसाइकिल पर आते थे। और वो जब वो नाजिम भी नहीं था, जब वो निजामत भी नहीं थी, तब से वो आकर यहाँ नमाज पढ़ता था, हाजिरी करता था। उसको गाजी बाबा से बहुत अकीदत थी और मैंने उसको बार बार ये कहा था कि तुम गाजी बाबा की दुआ ले लो, अल्लाह पाक तुम्हें उरूज देगा, और जिस दिन तुमने हाजिरी छोड़ दी तुम्हारे उरूज को जवाल हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या मामला है, वो हाजिरी में है या नहीं है, लेकिन बहरहाल उस वक्त के आने वाले लोगों में वो भी शामिल था। अच्छा। और उस वक्त सैयद मुस्तफा कमाल की वजह से डॉक्टर इशरत भी आते थे और एवरी वीक वो अल्ताफ हुसैन की तरफ से चादर चढ़ाया करते थे, जो कि रिवायत आज तक बाकी है। उनकी तरफ से कोई आता है और गाजी बाबा पे चादर चढ़ाता है और एमक्यूएम की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से जनाब आ जाता है। अभी भी हर हफ्ते आकर चादर चढ़ाई जाती है, वो रिवायत आज भी कायम है। 21 साल से तो मैं देख रहा था। आप कह रहे हैं कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं अल्ताफ भाई की तरफ से रोजाना? नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में? आज भी वो हफ्ते में एक बार आते हैं, उनकी तरफ से फातिहा और उनकी सेहत के लिए दुआ की जाती है। कैसी बात कर भाई, अगर वो दरबार आएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे तो मैं दुआ करने को ना तो नहीं कर सकता ना। टीवी पे तो वो बड़ा एग्रेसिव जाते हैं उनके खिलाफ। देखिए, इससे उनकी सियासी इख्तलाफ का तो कोई आप एनालिसिस नहीं कर सकते ना। बहुत बड़ा जुमला बोल रहे हैं कि आपका उनकी दिल की अटैचमेंट। अगर कोई मुझसे ये कह सकता है कि आप अल्ताफ भाई के लिए दुआ करें तो मैं इसको झूठा कहूं या सच्चा कहूं? अगर कोई मुझसे आके ये कह रहा है मुझसे मिलके कि आप भाई के लिए दुआ करें, तारीख में भी अगर वो मुझसे कह रहा है आज की तारीख में भी डॉक्टर शहजाद, अगर मैं ये कह दूंगा बात तो बहुत ब्लंट हो जाएगी, फिर ये बहुत ब्लंट हो जाएगी। अगर मुझसे कहते हैं भाई के लिए दुआ करें तो मैं उनको झूठा तो नहीं कहूंगा ना, तो मैं उनको सच्चा ही तसव्वुर करूंगा। अब वो अगर अंदर से कुछ और है तो ये और बात है, ये उनका अपना फैसला है। लेकिन जो मुझ तक दुआ की हैसियत है मुझे दुआ में पेश करनी है ना।
मैं उनको जरूर कहता था मैं दुआ करूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी शायद ये देखें, सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब साहब भी शायद ये देखें, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी ये देखें, वजीर आजम शायद देख लें, बिलावल साहब देख लें। तो क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका एक सिलसिला एक अलग मामला है कि वो, मगर जो एक हॉरेबल चीज है कि एक आम आदमी नाजरीन और जो भी सुनने वाले हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो सुनने हैं, एक इंपॉर्टेंट आदमी अगर एक बात कह रहा है तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, उसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, और बैन कर दिया गया है, बाकायदा सर्कुलर निकाला गया है। तो एक बहुत हॉरेबल चीज है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि मुकद्दस हस्तियों के लिए अगर कोई एक आम शहरी, एक आम आदमी कोई भी आ रहा है उस तरफ उनकी मोहब्बत में, तो उनके साथ जो इंतजामिया बैठी है उनके ऊपर बड़ा इल्जाम है कि वो करोड़ों रुपए की यहाँ पर करप्शन हो रही है। मेरा मकसद गुफ्तगू करके, क्योंकि ये 21 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास मुकम्मल आर्काइव है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या मुतालबा करेंगे अथॉरिटीज से? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझसे ये बात की और इस फोरम पे मेरे जज्बात को शेयर किया। मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि औकाफ से गुजारिश है मेरी, और मेरी सिंध हुकूमत से ये गुजारिश है कि औकाफ के सरपरस्ती में जो लोग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं या जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं या उनकी जमात का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको कोर्ट में लेकर आए, उनको सस्पेंड करें, एक खुसूसी टीम तश्कील दी जाए जो ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब करे। ना सिर्फ ये आपके पार्टी के हक के लिए बेहतर होगा, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है, ये उन लोगों के हक में बेहतर है। देखिए, बेऐब जात अल्लाह की है, पाक जात उसकी है, सारी तारीफें उसके लिए। ऐब किसमें नहीं होते। बात यह है कि जब आप ऐब को जान लेने के बाद अगर उस पर स्टैंड ना करें और उसके खिलाफ एक्शन ना लें, जब बात गलत होती है। तो मेरा मुतालबा ये भी लोग कह सकते हैं कि जी डॉक्टर शहजाद को हटा दिया गया है ना, तो अब करप्शन नजर आ रही है, उससे पहले पार्टनर थे शायद, लोग कह सकते हैं। ये लोगों का तो जो दिल, लोगों ने तो इस पे क्या जवाब देंगे? लोगों ने तो ये भी कहा है रजा, और अब तक लोग ये कहते हैं कि मैं सज्जादा नशीन हूं। उन्होंने ये भी कहा, और इस वक्त भी, कि जब वो दरबार पर हाजिरी करते हैं और दरबार की इंतजामिया जब उन्हें ये कहती है कि हाँ ना यहाँ शहजाद अली गाजी है, ना उसको कोई ताल्लुक है, तो वो लोग अकीदत में उनसे उलझ पड़ते हैं। मैं उनको मना करता हूं कि आपको उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मुतालबा यही है कि औकाफ ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, औकाफ के जो बड़े हैं, आप चाहते हैं उनसे मुतालबा करना कि जो सीनियरिटी पे लोग उनको करता धरता, उनके पीछे वजीर है, उनके पीछे करता धरता, जो वजीर औकाफ पीर रजा साहब, अहमद रजा साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस वक्त बिल्कुल मासूम है। उनको पता ही नहीं है कि नीचे के कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, और उन्होंने अपनी कमाई के लिए और अपनी किस मफामत के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया और उनसे साइन ले लिए और उनसे साइन लेके सर्कुलर जारी करा दिया है। मैं तो इस वक्त रजा साहब को मासूम समझता हूं। उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। उनके सामने तो 6 लोग जो मेरा बुग़्ज़ रखते हैं और जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं 21 साल, उन्होंने जाके उनसे कहा भाई इसका दाखिला दरबार में बंद करो, इसकी वजह से हमारा गल्ला परस्ती बंद हो रही है, ये फी सबीलिल्लाह इलाज कर रहा है और ये आले रसूल अहले बैत का नाम लेता है, फिरका वारियत करता है। मेरी उनसे गुजारिश है कि दरबार किसी की जागीर नहीं है, हर किसी को आने की इजाजत है, और या तो वो अपने इस नोटिस को विड्रॉ करें, वापस लें, या उनको हिदायत करें वो कोर्ट में अपीयर हो और जो इल्जाम उन्होंने उसको मुझ पर लगाया है उसको साबित करें। 2 पेशियों में कोई अपीयर नहीं हुआ है। मैं अपनी हाई कोर्ट में ये चल रहा है, हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, और मैं 2 बार अपीयर हुआ हूं। अब नेक्स्ट हियरिंग इंशाल्लाह फॉलोइंग वीक में आ रही है इंशाल्लाह। उसका जो आपने मतन बनाया है, ग्राउंड बनाया है, वो क्या बनाया है? उसका ग्राउंड ये है, मैंने 9 करोड़ रुपए का हर्जाना किया है, जिसमें यह कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं सज्जादा नशीन हूं। मेरे बीवी बच्चों का पर्सनल और मेरा घर का रेजिडेंशियल एड्रेस शेयर किया गया है, जो कि अब अस्करी पसंद लोगों के हाथ में है और जो लिसानी परस्त जमातों के हाथों में है, जिसमें बहुत सारी जमातें, उनके मुझे फोन कॉल्स आते हैं, उनकी जो नंबर्स हैं, थ्रेट्स कॉल और जो लाइव थ्रेट्स कॉल्स हैं, वो मैंने शेयर कर दी हैं, इंतजाम से शेयर कर दी है। अपना बस बैकग्राउंड बता दें, एजुकेशन वाइज क्या है, क्या यहाँ से पढ़ाई की है, क्या है बैकग्राउंड? इंटरमीडिएट मैंने सैयद कॉलेज रावलपिंडी से किया, जो बहुत मशहूर कॉलेज है। इस्लामाबाद F9 कॉलेज से भी पढ़ा मैंने, क्योंकि 3 साल हम इस्लामाबाद रहे। उसके बाद मेरे फादर की दोबारा पोस्टिंग हुई, तो मैंने डिफेंस DH कॉलेज में एडमिशन लिया और BCom मैंने यहाँ से किया। मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं बाहर से पढ़ूं, तो मैं 2000 में पाकिस्तान वापस आया हूँ। 1995 में मेरा एडमिशन दुनिया की 6 यूनिवर्सिटीज, जिसमें इंक्लूडिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरनेशनल स्कोर, उस वक्त टोफल हुआ करता था और GRE हुआ करता था, तो उस वक्त मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया, तो मुझे 6 यूनिवर्सिटियां
मैसाचुसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, इंक्लूडिंग हार्वर्ड और होवर्ड, और एक यूनिवर्सिटी थी सेंट क्लाउड स्टेट यूनिवर्सिटी। मुझे वहां से भी एडमिशन ऑफर आ गई, तो मैं सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी मिनेसोटा यूएसए चला गया, जहां से मैंने बीएस किया और बैचलर्स किया, और उसके बाद पेरेंट्स की दुआ मुकम्मल होने के बाद मैं 2000 में वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर क्योंकि डीएचएमएस तो मुझे बचपन से था, इन्फ्लुएंशियल था, मैं मामू की वजह से, क्योंकि उनके से इन्फ्लुएंस था कि मैं लोगों की खिदमत करूं। जब से मैं फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। नाज़रीन, हॉरिबल चीजें सामने आ रही हैं। गाजी बाबा के मज़ार के अंदर तहकीकाती इदारे अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह करें, मैं पूछ लेता हूँ। कोई तहकीकाती इदारा कोई काम करने की सोचता है इसके ऊपर, क्योंकि एक मसला पता है क्या है, मैं ये समझता हूँ बहुत सारे तरीके से टैक्सेस बचाए जाते हैं, कौमी खजाने से पैसा। कोई कहता है मुझे कि भाई ये भी एक जरिया होता है, क्योंकि बड़ी तादाद में आप यहाँ फंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक जरिया बताया जाता है मुबैना तौर पे। थोड़ा सा मुझे बताएं, कोई तहकीकाती इदारे का अफसर कुछ सुन रहा हो और उसको कुछ समझ आए कि यार तहकीकात शुरू करनी चाहिए, किसी के ख्याल आ जाए, किसी का दिमाग चल जाए, तो वो कहाँ जाके तहकीकात करे, किस तरह करें? अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार को लेकर सिर्फ अभी बताएं। सिर्फ गाजी बाबा के दरबार की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में उनको एक ट्रीटमेंट भी, एक रेमेडी भी शेयर कर रहा हूं आपसे। आपको याद है कि ये वाला आपका सवाल जो था इमरान खान से किया गया था, और जब इमरान खान से सवाल किया गया कि क्रिकेट में करप्शन होती है, तो इमरान खान ने सबसे पहले वो हस्ती था कि जिसने कहा कि न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए, और उसने न्यूट्रल अंपायर इंट्रोड्यूस कराए। उस वक्त से क्रिकेट में करप्शन अभी भी होती है, लेकिन अगर करप्शन बेनकाब हुई है तो उसके इस फैसले की वजह से कि न्यूट्रल अंपायर्स आए। अगर औकाफ पाकिस्तान के या सिंध हुकूमत तमाम दरबारों को क्लेम करती है, तो मेरा ये मुतालबा है कि दरबार की जितनी भी ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट, वो एक प्राइवेट फर्म से कराया जाए। तो ये प्राइवेट फर्म से नहीं हो रहा, बजाय ये कि सिंध के इदारे या इनके औकाफ के नॉमिनेटेड। एक सेकंड यहीं रुक जाएं। जी जी नाज़रीन, इतनी बड़ी अहमियत की हामिल ये गुफ्तगू चल रही है और बात बता दी गई है कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, अगर इसके ऊपर तहकीकात की जाए तो यकीनन सामने आ जाएंगी चीजें। और बात यह है कि भाई प्राइवेट इदारे से करवाओ ताकि शफाफियत रहे। जी, और अगर प्राइवेट इदारे सिर्फ दरबार की जो एनुअल ऑडिटिंग है अगर उनके हाथ से कराई जाए, तो चट्ठा स्याह सफेद सब सामने आ जाएगा। और यही एक वाहिद तरीका है करप्शन को बेनकाब करने का, बजाय ये कि रिवायती कन्वेंशनल तरीके से ऑडिटिंग कराई जाए और उनके लोग उन्हीं इदारों की तरफ से, उसी प्राइवेट फर्म की तरफ से मंथली आए और स्कैन करके जाएं। और इसकी एक नोट होगा, अगर आपके काश इदारे सुन लें, कि जितने गल्ले दरबार पर रखे हैं, इसकी जो एक्सेस है, इसकी कीज हैं, औकाफ से लेकर किसी प्राइवेट फर्म को दी जाए, जो कि रिकवरी करे, गल्ला से विड्रॉ करे और उसका रेवेन्यू जनरेट करके उसका अमाउंट बताकर ना सिर्फ पब्लिक करे, सोशल मीडिया करे और फिर हुकूमत के खजाने में जमा किया जाए। कितना आ रहा है, कहां जा रहा है? इतना मैं कहता हूं सरकार की जूतियों के सदके जमीन और आसमान का फर्क होगा इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से अगर ये दिन आ गया तो मेरे ख्याल से उस दिन से औकाफ शायद गाजी बाबा के दरबार की सरपरस्ती से अपने आप को विड्रॉ कर ले, क्योंकि ये वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हम पूरे औकाफ की बात नहीं करें, उधर के लोगों की बात करें ना। कुछ लोग हैं ना उसके अंदर, हर जगह बुरे लोग होते हैं, औकाफ के अंदर ही बुरे लोग हैं। औकाफ की कोई बुराई नहीं है, लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लोग शिद्दत पसंद हो सकते हैं, कोई लिसानी जमात बुरी नहीं है, उसके अंदर उसको रन करने वाले लोग गलत हो सकते हैं। इसी तरह कोई किसी फिक़ा और शरीक कोई सेट का कोई ताल्लुक नहीं है। अंदाजा लगा रहा हूँ कि कितनी तादाद में नजराने आते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड उस तरह नहीं हो पा रही चीजें प्राइवेट तरीके से, और कितने करोड़ों रुपए का ये एक तरह से एक पूरा सिस्टम चल रहा है। चाबियों का हक भी आपने उन्हीं को दिया हुआ है, जो सारी चीजें हैं, सिर्फ चाबियों की एक्सेस और गल्लों का एक्सेस अगर कोई प्राइवेट फर्म ले और ओन करे और मंथली के हिसाब से इसको जनरेट करके ऑन एयर करे और बताए कि इतना मंथली इस वक्त इनकम हुई है, और उसके बाद मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक मोमेंटो हो जाएगा, ये एक स्टेप बैक और एक मॉन्यूमेंटल इकदाम हो जाएगा कि ये आप इसको एक आइकॉनिक, आप जितने लंगर जाकर देख लें जो दरबार पर सुबह शाम होते हैं, सुबह नाश्ता आता है, दोपहर का खाना आता है, रात का खाना आता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप कहेंगे तो उनका नाम लूंगा, जिनको मैं जानता हूं इमरान साहब हैं
उनका लंगर 3 टाइम आता है। इसके अलावा एक और साहब हैं जिनका लंगर यहाँ पर चलता है और वो शुरू 2021 से भी पहले से मैं उनको देख रहा हूँ। लोग आते रहते हैं और ये भी उनका लंगर है जो ये यहाँ करते हैं। उनका पीछे लंगर खाना बना भी हुआ है। नाज़रीन, मैं इस डिबेट पे नहीं जा रहा, शामिल नहीं है। सिर्फ इस तकलीफ को आप अंदाजा तो करेंगे कोई शख्स किस नियत से क्या कर रहा है, और मुबैना तौर पे जो बातें सामने आ रही हैं ये तभी क्लियर होगा ना जब तहकीकात होंगी, जब अवाम को बताया जाएगा। तो वो इदारे तहकीकात करें, हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं। आए देखें दरगाहों मज़ारात के अंदर बैठे कुछ माफियाज के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह ये काम हो रहा है। मकसद सिर्फ ये है, मकसद में इस बहस में भी नहीं जा रहा, किसी बहस में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ वो जो करप्शन हो रही है, अगर हो रही है तो उसकी तहकीकात करने का हक मुझे नहीं है। इदारे बने हुए हैं, दीगर इदारे हैं, नैब है, FIA हैं और दीगर बहुत सारे इदारे हैं जिनका काम है तहकीकात करना। ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन इससे बेनिफिशरी है, कौन इसका और कौन इससे फायदा उठा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में कल्चर है भाई जिसको आप समझ नहीं रहे। मेरे बंद लफ्जों को, कम लफ्जों को ज्यादा समझे, तहकीकात करवाने कुछ फायदा हो जाएगा। अच्छा, अभी बारिशें हुई थी, उसमें भी डिबेट चढ़ गई थी ना सोशल मीडिया को, उसको कैसा देखते हैं आप? ये जो तूफान आ रहा था, लोगों ने इसको भी कहीं ना कहीं तनकीद का जो है वो 1293 बरस हो गए। कराची 22,000 फीट नीचे है समंदर से, और पिछले 100 बरस में अगर आप जियोग्राफिकली पेनिनसुला को देखें, अगर आप यहां से टर्की तक चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, तो ऐसी हस्तियां 100 बरस में 10 बार उजड़ चुकी हैं। और 13 सदियों में कराची आज भी 22,000 फुट नीचे होने की वजह से सिर्फ एक हस्ती की वजह से महफूज है, और सरकार इमामजादा की हस्ती है। तूफान चाहे बाइपर जॉय हो, चाहे इससे पहले कोई भी हो, आई ऑफ द स्टॉर्म हो, सुनामी हो, वो थ्रिफ्ट जेनरेट जरूर करता है, लेकिन वो गाजी बाबा के कदमों में आके विड्रॉ कर जाता है। यकीन करें, जितने जियोलॉजिस्ट हैं और जितने मटीरियोलॉजिस्ट हैं वो हैरान है कि इतने सालों में, इतने 100 बरसों में जितने तूफान जनरेट हुए हैं वो यहां से आके ड्रिफ्ट होके या हिंदुस्तान को टकरा जाते हैं, यहां से डिविएट हो जाते हैं, लेकिन कभी साहिल समंदर कराची नहीं आ सके। यकीनन ये गाजी बाबा की हस्ती का सिला है वादी मेहरान पर, जिसकी बदौलत अल्लाह पाक ने कराची पर और सिंध पर रहम फरमाया। एक चीज नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद जो कि गुफ्तगू फरमा रहे थे क्या अंदर के मामलात हैं, किस तरह करप्शन हो रही है मुबैना तौर पे, और साथ ही अदालत जा चुके हैं और बहुत सारे मामलात से उन्होंने पर्दा उठाया है। मैं यकीन करूंगा और हम ये उम्मीद लगाएंगे अपने इदारों से जो मुहाफिज है पाकिस्तान के, वो इसके ऊपर तहकीकात यकीनी इंतहाई अहमियत का हामिल है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तान के अंदर मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, दरबार हैं, और मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में, रोज़ाना की तादाद में लोग इस तरफ रुख करते हैं। उनके जो अकीदत रखते हैं लोग और जो अकीदा है उनसे किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये इधर से सामने आ रही हैं चीज़ें, और उनका पैसा कहाँ जा रहा है ये सामने आ रही हैं। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया, टैक्सेस बचाने का जरिया, क्या ये मज़ारात बन सकते हैं? मुबैना तौर पे FIA है, नैब है, वो इस एंगल से तहकीकात कर सकती है। मजीद चीज़ें जो है वो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो बता रहे थे। आप देख रहे थे वाह पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल, आपका शुक्रिया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम दरख्वास्त करेंगे कि उसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें।